हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th चैप्टर 1 सेट पढ़ाएंगे। ठीक है, सेट पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन, इसका पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिलेगा। इसमें क्या होगा, जितने अभी इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं वो सब इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना है बिल्कुल। अगर ये समझ लिया, सब ये टॉपिक समझ लिए, तो सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले आता है सेट। सबसे पहले क्या आता है, सेट। अब सबसे पहली बात आती है व्हाट इज सेट। क्वेश्चन है व्हाट इज सेट, तो सिंपल सा है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects. Clear? A set is a well defined collection of objects. ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और एक और चीज है, a set is denoted by braces, है ना। a set is denoted by braces. अब मतलब समझा देते हैं क्या है सेट। ठीक, सेट का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ कुछ। जैसे मैं लिखता हूँ, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। और दे देता हूँ, फिर बाद में समझा देते हैं। अ कलेक्शन ऑफ whole numbers, a collection of vowels in a English alphabet. ठीक, a collection of days in a week. ठीक है, a collection of best cricketer of India. ठीक, a collection of कलेक्शन ऑफ, क्या दे एग्जाम्पल और दे देते हैं हम, रिवर्स, अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स, अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स। ठीक, अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक, अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक। क्लियर। अब देखो, यहां से समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, यहां से समझ में आएगा। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपसे ही पूछता हूं मैं, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, मुझे बताओ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो सब के सब एक ही चीज का हो गए कि सर 1 से होते हैं शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। यही तो कहोगे ना। अगर मैं कह दूं अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, तो क्या कहोगे कि 0 से शुरू होने वाले सभी होल नंबर्स होते हैं। तो सभी का जवाब सेम रहेगा नहीं रहेगा। सब यही कहेंगे कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्लियर है ना। अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर मैं ये कह दूं अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, तो सभी क्या कहोगे, ए ई आई ओ यू। सबके सबका सभी का जवाब यही तो रहेगा कि ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स होते हैं। सिंपल है ना। कि अ कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, अगर मैं कह दूं कि अ कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, है ना, मतलब एक सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, उसे अगर मैं पूछूं तो सबका जवाब क्या रहेगा कि सब यही तो बताएंगे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, या कोई और अलग बता देगा? नहीं ना,
सभी के लिए सेम है ना, देन सभी के लिए सेम है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि अगर सभी के लिए कोई भी चीज़ सेम आती है तो वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो इसका मतलब कि ये चारों के चारों, ये क्या हैं, सेट हैं। अगर मैं ये कह दूं अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, अगर मैं कह दूं अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया, कि इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर बताओ, तो सभी के लिए बताओ सेम होंगे बेस्ट क्रिकेटर? नहीं ना। कोई कहेगा सर कोहली इज द बेस्ट, कोहली और रोहित बेस्ट हैं। कोई कहेगा धोनी और सचिन बेस्ट है। कोई कहेगा धोनी और कोहली बेस्ट है। कोई कहेगा रोहित और रैना बेस्ट है। तो सभी के लिए बेस्ट की परिभाषा अलग अलग होगी, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सेट नहीं है, समझ गए। अब कलेक्शन ऑफ रिवर्स, अब रिवर का कलेक्शन है, ठीक है। अब रिवर्स का कलेक्शन पूछ लिया तो बताओ सभी के लिए रिवर तो समान रहेंगी नहीं रहेंगी? कोई ये तो नहीं कहेगा नहीं गंगा मेरे लिए रिवर है और मेरे लिए नहीं है, ठीक है ना। मतलब गंगा जो है सभी के लिए रिवर है, यमुना सभी के लिए रिवर है, ठीक है, सरस्वती सभी के लिए रिवर है। तो इसका मतलब है जो रिवर का कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, समझ गए। अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक, अ कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बुक। अच्छा बेस्ट बुक मैंने कहा है तो इसका मतलब है कि सभी के लिए बेस्ट बुक अलग अलग होंगी। कोई किसी को बेस्ट मानता होगा बुक को, कोई किसी को बेस्ट बुक मानता होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका सेट नहीं है, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल दे देता हूं, अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, समझ गए, सब्जेक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखो डिफिकल्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि बहुत कठिन विषय। अब कोई बच्चा कहेगा कि मेरे लिए मैथ सबसे कठिन है, कोई कहेगा मेरे लिए इंग्लिश सबसे कठिन है, कोई कहेगा हिंदी मेरे लिए कठिन है, कोई कहेगा साइंस मेरे लिए कठिन है। तो सभी बच्चों के लिए कठिन सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, इसलिए ये अ कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट सेट नहीं होगा। तो समझ में आ गया कि सेट कौन से होते हैं और सेट कौन से नहीं होते हैं। कौन से सेट होते हैं, जो सभी के लिए समान हो, जो सभी के लिए ऐसा कलेक्शन जो सभी के लिए समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। और अगर किसी के लिए सभी के लिए समान नहीं हो तो उसे सेट हम नहीं कहेंगे। बताओ समझ में आ गया सेट किसे कहेंगे, जो सभी ऐसा कलेक्शन जो सभी के लिए समान हो उसे हम सेट कहते हैं। और सेट किससे डिनोट करते हैं, ब्रेसेस से, ठीक है। और ब्रेसेस के अंदर जो भी होता है उसे हम लिखते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं उन्हें, एलिमेंट्स। जैसे मैं बता देता हूं आपको, मैंने ये तो बता ही दिया, अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सेट है ना, ये तो पक्का पता सेट है। अब इसे हम लिखेंगे कैसे, सेट की फॉर्म में। सेट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो ब्रेसेस लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसे हम सेट के रूप में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है ये जो चीज़ें होती हैं ये, इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। क्या कहते हैं हम इसे, एलिमेंट्स। क्लियर है, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, समझ गए। और इस फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म कहते हैं, देखो 2 फॉर्म होती हैं, ध्यान रखना, सेट की 2 फॉर्म होती हैं।
कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? एक तो होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। और एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो आपकी ये हो गई, रोस्टर फॉर्म क्या हो गई? ये, जिसे हम ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और कॉमा से इसे सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कॉमा लग रहे हैं बीच में, तो इसे हम कौन सी फॉर्म कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। अब बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होती है अगर जैसे हम इतने सारे नंबर्स हैं, अब बहुत सारे हैं, कब तक लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या, एक हम कॉमन प्रॉपर्टी देख लेंगे इसकी। क्या देख लेंगे? इसकी कॉमन प्रॉपर्टी देख लेंगे जो इस एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करती हो, जो इस एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करती हो। जैसे हमने देख लिया, ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, x सच दैट, यहाँ पर x कोई एक वेरिएबल है, ठीक है, क्या है? वेरिएबल है। x सच दैट, ये कुछ भी x हो सकता है इसमें, ये भी x है, ठीक है, हमने x मान लिया इसे। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सब क्या है? ये क्या है? सब ये नेचुरल नंबर ही तो है। तो हमने सिंपल सा ये लिख दिया, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर। ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देते हैं रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम बता देते हैं। देखो एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कौन सी फॉर्म लिख रहे हो? मैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, या ऐसा करो, दूसरा और ले लो, महीनों के नाम छोड़ो, वीक ऑफ अ डे लिख दो, है ना, डे ऑफ अ वीक लिख दो, मतलब सप्ताह के नाम लिख दो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म। अब एक और ले लो एग्जांपल, जनवरी, जून, जुलाई। ओके, अब बता, अब हमें ऐसे रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने बताया था कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या देखना पड़ता है कि जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस सेट के हम सभी एलिमेंट्स देखेंगे। उस सेट के हम क्या देखेंगे? सभी एलिमेंट। जैसे ये देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब हमने ये देखा इन एलिमेंट्सों में कि कौन सी प्रॉपर्टी इन सब एलिमेंट्सों को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है इन सभी एलिमेंट्सों को? तो हमने देखा कि भाई ये सारे एलिमेंट्स क्या है? इवन नंबर हैं। बताओ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन क्या है? इवन नंबर। तो हमें पता लग गई कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी? इवन नंबर की। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट, ये रोस्टर फॉर्म है, ध्यान रखना। कौन सी फॉर्म है ये? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच दैट एक्स इज आ इवन नेचुरल नंबर ही है। ये बंद शुरुआत होती है वो नेचुरल नंबर ही होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर। सेकंड देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज आ। बताओ भाई सेकंड में क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी इसमें कॉमन है? दिख रहा है इसमें साफ साफ कि ये सप्ताह के दिनों के नाम है, मतलब 7 दिनों के नाम, वीक के नाम है ये, है ना, डे ऑफ अ वीक। तो लिख देंगे एक्स इज अ डे ऑफ अ वीक।
क्लियर हो गया। अच्छा अब मुझे थर्ड बताओ, थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा जल्दी बताओ। थर्ड में तुम देख रहे हो केवल जनवरी जून एंड जुलाई, केवल 3 महीने हैं इसमें, 12 महीने नहीं है। अगर 12 महीने होते पूरे तो हम लिख देते कि एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर, यही तो लिखते कि साल के महीनों के नाम है। लेकिन नहीं, यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 महीने हैं नहीं पूरे, तो केवल क्या है, जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो अब ये देखेंगे कि भाई इन तीनों एलिमेंट्सों को सेटिस्फाई करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी होगी। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी होगी। अरे भाई साफ साफ दिख रहा है कि तीनों ही एलिमेंट्स जे से शुरू हो रहे हैं। बताओ, जनवरी भी जे से शुरू हो रहा है, जून भी जे से, जुलाई भी जे से। अब कोई ऐसे और महीने हैं जो जे से शुरू होते हो? नहीं। केवल अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई ऐसे महीनों के नाम बताओ जो जे से शुरू होते हो, तो कौन कौन से नाम बताओगे? एक तो जनवरी बताओगे, एक जून बताओगे, एक जुलाई बताओगे, यही तो बताओगे। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर, मतलब साल के महीनों के नाम तो हैं, लेकिन मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद, देखो ये आगे और जुड़ गया, बिगिनिंग विद लेटर जे। समझ में आ गया कि जे से शुरू होने वाले ऐसे महीनों के नाम तो क्या होंगे, जनवरी जून एंड जुलाई। समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म से ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया कि किसे कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है आपका फाइनाइट सेट। क्या है? अच्छा इससे पहले एक और चीज बता देते हैं, एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट। अच्छा एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल सेट। और इसे हम एक और चीज कहते हैं, वॉइड सेट। क्या कहते हैं? वॉइड सेट। क्लियर है? समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी मतलब बिल्कुल खाली, कुछ नहीं। ठीक है, कोई ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, अ सेट which has no elements। ठीक है, अ सेट which has no element मतलब ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई फाई। ठीक है, डिनोटेड बाई फाई, या फिर और खाली ऐसी बस ब्रेसेस लगा देंगे, बस इतना। ठीक है, कुछ नहीं लिखेंगे अंदर, बस खाली ब्रेसेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। A is equals to x such that x ऐसे करके दे देता हूँ, ये एग्जाम्पल है। ठीक, क्या कह रहा है, एक्स सच डैट एक्स इज लेस देन 5, मतलब 5 से छोटा हो x, एंड x इज ग्रेटर देन 8, और 8 से बड़ा हो x। ठीक है, ये क्या ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो 5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो? क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट आप बता सकते हैं जो 5 से तो छोटा होगा और 8 से बड़ा होगा? ऐसा कोई नंबर है, ऐसी कोई चीज़ है जो 5 से छोटी हो और 8 से बड़ी हो? नहीं है ना, कोई भी नंबर ना, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 से तो छोटा होगा और 8 से बड़ा होगा, कोई भी नहीं है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, तो इसका मतलब है कि A इज एम्प्टी सेट, और इसे हम ऐसे लिखेंगे A इज इक्वल्स टू 5, या फिर और
ए इज इक्वल टू ये, ठीक है। बस इसे हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? अ सेट विच हैज नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। क्लियर है? अब देखो अगला देखेंगे। अगला क्या है? फाइनाइट सेट। क्या है? फाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट नाम से पता चल गया होगा। फाइनाइट मतलब जिसकी संख्या हमें, ऐसा सेट जिसकी संख्या हमें मालूम होती है, ऐसा सेट जिसकी संख्या हमें मालूम होती है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। और एक और चीज़ होती है इनफाइनाइट सेट। क्या होती है? इनफाइनाइट सेट, ठीक। अच्छा, इनफाइनाइट सेट जिसकी संख्या हमें मालूम नहीं होती है कि आगे तक 100 तक जाती है ना, कितना भी हो सकती है ये तो, ठीक। अब मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ, फिर बताना कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक। अब जैसे मैंने सेट दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक। एक सेट दे दिया 2 4 6 8 10, एक सेट दे दिया 5 10 15 20 एंड सो ऑन। फोर्थ एक सेट दे दिया आपको गंगा, यमुना, सरस्वती एंड सो ऑन, ठीक। एक सेट मैंने दे दिया आपको ए ई आई ओ यू। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा फाइनाइट है और कौन सा आपका इनफाइनाइट है, ठीक है। सिंपल सा। अब हम बताते हैं कैसे। फाइनाइट अभी मैंने बता चुका हूँ। फाइनाइट क्या है? जिसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होते हैं कितने हैं, है ना। इसमें हमें पता होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब देखो पहला ही देखो, इसमें कितने एलिमेंट्स है बताओ? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। सिंपल सा, हमें पता है कि भाई इसमें 5 एलिमेंट्स थे टोटल, है ना। तो ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट। इसमें देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 ही हैं, ठीक है, पता है हमें। तो ये कौन सा हो गया? फाइनाइट। अब इसमें कितने एलिमेंट्स है बता सकते हो? 1 2 3 4 और आगे भी तो हैं, एंड सो ऑन लिख रहा है ना, ये एंड सो ऑन है, तो इसका मतलब आगे भी तो हैं, बहुत सारे हैं अभी तो हम इसका नहीं बता सकते ना आखिरी कहाँ तक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट। ओके। अब ये वाला बताओ मुझे, गंगा, यमुना, सरस्वती, और भी देखो आगे हैं, डेड डैश लग रहा है डेड डैश, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी इनफाइनाइट हो गया। क्लियर? अब ये बताओ ए ई आई ओ यू, बस इतना ही है, इससे आगे तो कोई है नहीं, डेड डैश नहीं लग रहा, सो ऑन नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी क्या है? फाइनाइट। अब बताओ समझ में आ गया? इनफाइनाइट इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट समझ में आ गया, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता होते हैं, इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता नहीं होते, ठीक है। इसको करोगे, ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल, ठीक। अब आता है आपका इक्वल सेट्स। क्या आता है? इक्वल सेट्स। अच्छा, इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स वह दो, अच्छा इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? दो सेट्स हैं, मान लो 2 सेट्स हैं ए एंड बी। हमारे पास 2 सेट हैं, कोई भी एक ए है और एक क्या है? बी। आर सेट टू बी, इन्हें हम इक्वल कब कहेंगे? आर सेट टू बी इक्वल सेट्स if the elements of, if all elements, ध्यान से समझना, लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। if all elements of A is same as elements of
बताओ समझ में आ गया? ठीक है, तो दो सेट ए एंड बी इक्वल सेट जब कहलाएंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट्स के सेम होंगे, है ना। तो अब मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू जैसे 1 2 3 4, ठीक है। बी लिख देता हूँ मैं 2 3 1 4, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और इसमें कौन कौन से हैं। इसमें देखो ये ध्यान रखना एक चीज़, ऑर्डर मायने नहीं रखता, ठीक है। ऑर्डर मायने नहीं रखता, ये नहीं कि 1 यहाँ पर है तो दूसरे में भी 1 यहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। तो इसका मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में के एलिमेंट्स के बिल्कुल सेम हैं। तो इसका मतलब है कि ए और बी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर हो गई बात? अब एक और चीज़ आती है इसी से रिलेटेड, इक्विवेलेंट सेट। ये तो इक्वल सेट पढ़ लिया आपने। एक आता है आपका इक्विवेलेंट सेट। अब इसमें क्या अंतर है, वो क्या था, इक्वल सेट। ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर? इक्विवेलेंट सेट क्या है, इसमें भी कोई दो सेट ले लेते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent set if the number of elements, ध्यान से, if the number of elements is number of elements of A is equal to the number of elements in B। क्या समझ में आया कि दो सेट A और B इक्विवेलेंट सेट जब कहलाएंगे तब जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, मतलब A में जितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब संख्या, उनकी जितनी संख्या है ए में एलिमेंट्स की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या अगर बी में होगी तब वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब एग्जांपल दे देता हूं मैं, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 4 5 6 7। अब देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, बताओ कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 ही तो एलिमेंट्स हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट्स हैं। तो मतलब ए में भी 4 एलिमेंट्स, बी में भी 4 एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि दोनों में एलिमेंट्स की संख्या सेम हैं, इसलिए ए और बी क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। बताओ समझ में आ गया? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वही सेम हों, और इक्विवेलेंट में उनकी संख्या सेम हो, ठीक है। देखो इसमें भी 4 हैं एलिमेंट्स और इसमें भी 4 हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब आता है, इसे उतार लो, ठीक, इसे उतार लो, ओके। सबसेट क्या आता है अब, सबसेट। ये सबसेट क्या है, ठीक है। सेट पढ़ लिया, सेट पढ़ने के बाद अब आता है आपका सबसेट। सबसेट की डेफिनेशन है, अ सेट ए, ये ए इज said to be a subset of B if all elements of A present in
बी, प्रेजेंट इन सेट बी। समझ में आ गया? अगर ए बी का सबसेट जब कहलाएगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? इस तरीके से, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर? अब मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो ए हैं आपके 1 2 3 4 5 6। क्लियर? बी है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब देखो इसमें कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बिल्कुल हैं। 1 इसमें है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है ना, है। मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ये साइन होता है सबसेट का। क्लियर? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? और ध्यान रखना है, अब देखो एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि जो फाई होता है, ये फाई, अच्छा इससे पहले एक और चीज बता देता हूं। क्या बताता हूं? आइए, समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो एक चीज देखो, एक चीज देखो, पावर सेट और देखो पहले। क्या देखो? पावर सेट। क्लियर? पावर सेट, पावर सेट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ all subset of a set A, a collection of all subset of a set A, कोई एक सबसेट मान लिया हमने। a collection of all sets of a set A is called power set. Clear? It is denoted by PA। ठीक है ना, A है ना सेट, इसलिए PA। B सेट होता तो PB, C सेट होता तो PC। क्लियर? ठीक। अब देखो कैसे कैसे एक चीज है, मैं सेट दे देता हूं आपको A 1, 2 1, 2। क्लियर? अब मैंने ये कह दिया कि बताओ भाई इसके कितने सबसेट होंगे, ये इसके सबसेट बताओ कौन कौन से होंगे, इसके सबसेट बताओ कौन कौन से होंगे। तो A इज इक्वल्स टू 1, 2 है और मुझसे पूछ लिया गया कि इसके सबसेट कौन कौन से हैं। तो हम क्या बताएंगे? सबसेट क्या क्या बताएंगे बताओ? एक तो खुद 1 बताएंगे, ध्यान से देखना। एक तो 1 होगा, एक 2 होगा। क्लियर? एक 1, 2 होगा। ओके, और एक आपका 5 होगा। ध्यान रखना है, ये 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। क्लियर? मैं लिख देता हूं, 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ये नोट करना, ठीक है, कि 5 जो होता है सभी सेट का सबसेट होता है। क्लियर है ना ये लाइन? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अभी सब दिखा देते हैं। ठीक, 5 जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। 1, अच्छा 1, 2 है। ठीक है, कोई सेट 1, 2 है ये, इसके सबसेट पूछ लिए गए तो सबसेट कौन कौन से बताओगे? 1, 2 एंड 1, 2 एंड 5, यही तो बताओगे। तो इन जो ये सबसेट हैं इनका कलेक्शन, अब इनका कलेक्शन कैसा होगा? ऐसे ही तो होगा, 1 2, ठीक है, 1, 2 5। ये क्या कहलाएगा आपका? पावर सेट। क्या कहलाएगा ये? पावर सेट। इसे हम किससे लिखेंगे? PA, मतलब सब सेट का कलेक्शन क्या कहलाएगा आपका? पावर सेट। क्लियर?
अच्छा, अब हमसे पूछ ली जाए कि ये बताओ हमें कि इस सेट के 1,2 सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। उसने ये नहीं पूछा कौन कौन से होंगे, उसने ये पूछ लिया नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। नंबर, केवल ये बता दो हमें कि कितने सबसेट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें पता है भाई 1 2 3 4 हो गए सबसेट, लेकिन अगर वही बड़ी संख्या बड़ा दे दिया उन्होंने सेट, तो अब कैसे बताओगे। ठीक है, निकालते तो पड़ेंगे। अब देखो ध्यान से रखना, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n। अब n क्या है, n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होते हैं 4, और 4 ये देखो 1 2 3 4। क्लियर हो गई ना, हो गई बात। अब देखो एक और मैं दे देता हूं एग्जांपल, एक और एग्जांपल दो। जैसे मैंने दे दिया a बराबर 1,2,3। ठीक है, 1,2,3। अब पहले तो ये बताओ कौन कौन से सबसेट हैं, कौन कौन से सबसेट हैं। देखो कौन कौन से हैं, एक तो होगा 1 खुद, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 1 और 2 दोनों होंगे 1,2, एक 2,3 होगा। क्लियर, और एक 1,3 होगा 1,3, और एक 1,2,3 होगा। ओके, और एक तो मैंने बता दिया था आपको कि 5 जो होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। क्लियर, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब मैंने ये भी बताया था कि देखो अगर खाली ये पूछ लेता कि कितने सबसेट होते हैं, कितने सबसेट होते हैं, तो क्या बनाते फॉर्मूला 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब n pa, ये pa है, इसे हम अगर कलेक्शन करेंगे पूरा टोटल का तो क्या बन जाएगा ये pa। क्लियर, 2 की पावर n, 2 की पावर बताओ कितने हैं 1 2 3, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितने होते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें बताने हो कि कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के, कितने सबसेट होंगे इस सेट के, तो हम क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं 2 की पावर n से हम इसे बता देते हैं। क्लियर हो गया। यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारा वह सेट होता है कि कोई भी जो गिवन सेट्स होते हैं हमारे पास, मान लो कोई गिवन सेट हमारे पास, देखो एग्जांपल लेके समझा देते हैं, कोई भी गिवन सेट हमारे पास, गिवन सेट्स 2 सेट हैं, एक A है आपका 1 2 3 4 5, B है आपका कुछ और ले लेते हैं 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 2 सेट आपके गिवन है, गिवन दे दिए उसने कि भाई A तो है 1 2 3 4 5, B है 4 5 6 7 8 9, और कह दिया कि यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट में ध्यान रखने हैं कि यूनिवर्सल सेट में, अब मैंने यूनिवर्सल सेट भी तुम्हें दे दिया कि बताओ भाई क्या ये यूनिवर्सल सेट इन दोनों सेटों का सही है। ठीक है, तो कैसे, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, u बराबर u भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक तो मैंने ये दे दिया u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक मैंने ये दे दिया, एक और दे देता हूं 3 4 6 8 4 5 9। ठीक है, एक मैंने ये दे दिया, ये 4 दोबारा हो गया। ठीक है, 5 7। ठीक है, ठीक, एक मैंने ये दे दिया, 3 सेट दे दिए। अब मैंने ये पूछा आपसे कि भाई बताओ इन दोनों गिवन सेटों का यूनिवर्सल सेट इन तीनों में से कौन सा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझना है। ठीक है, ध्यान से समझना कि हमने एक सेट दे दिया A, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं
1 2 3 4 5। एक बी सेट दे दिया जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं जिसमें यूनिवर्सल सेट है, तो मुझे ये बताओ इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा यूनिवर्सल सेट इन दोनों के लिए सही होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे कौन सा सही बताओगे, बताओ भाई। अब देखो ध्यान रखना है, यूनिवर्सल सेट में जो गिवन सेट्स होते हैं उनके सभी एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। कम से कम वही एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होने ही चाहिए। समझ गए? जैसे मान लो A है 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5 है नहीं है, 1 2 3 4 5 हैगा। B के देखो 4 5 6 7 8 9, देखो 4 5 6 7 8 9 ये हैगा। तो इसका मतलब है कि A और B के सभी एलिमेंट्स आपके इस U में हैं, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। क्लियर हो गई? अब दूसरा भी देखते हैं, चलो दूसरे पर भी देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये भी क्लियर है। 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9 ये भी क्लियर है भाई, इसमें भी सभी एलिमेंट हैंगे A और B के। अब इसमें एक्स्ट्रा भी तो है 10 11 12, तो ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा भी हो तो भी वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो बस हमें कंडीशन क्या है कि जिसका भी हमें देखना है वो एलिमेंट जरूर होने चाहिए, बाकी कुछ भी और भी हो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी अगर हैं तो उसका कोई फर्क नहीं है। समझ गए? बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि जिसका भी हम देखें वो एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी भरते रहो, एक्स्ट्रा कुछ भी हो उससे कोई मतलब हमें नहीं होगा। सही है, एक्स्ट्रा हो या नहीं हो, जैसे इसमें एक्स्ट्रा है तो भी यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक्स्ट्रा नहीं है तो भी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं 1 2 3 4 5 क्या है इसमें 1, देखो 1 2 नहीं है, तो इसका मतलब है साफ साफ कि ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। बताओ समझ में आ गया? यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं कि जिस भी सेट का हमें यूनिवर्सल सेट देखना होता है वो उसके एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, एक्स्ट्रा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? ठीक है, तो बहुत ही आसान है यूनिवर्सल सेट। ओके, क्लियर है? एक और चीज है ओपन इंटरवल। क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? कुछ नहीं है ओपन इंटरवल। जैसे अगर कोई मैंने वैल्यू दे दी x सच दैट x ऐसे दे दिया a इज लेस देन x इज लेस देन b। ठीक है, इसका मतलब है कि x जो है a से तो बड़ा है, b से छोटा है, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a, b और स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर? ये होता है आपका ओपन इंटरवल। एक होता है आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, इसमें क्या होता है? x सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू b। देखो समझ में आ गया होगा इसमें उसमें अंतर कि x जो है a से तो बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, b से छोटा और बराबर भी हो सकता है। समझ गए? तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बिग ब्रैकेट ऐसे। ठीक, एक है आपका सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? x सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन b। बताओ इसमें भी मतलब समझ गए होगे कि x जो है a से तो बड़ा और बराबर और b से छोटा है। क्लियर? तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a पे तो बिग ब्रैकेट और b पे स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर? अब ऐसे एक और दे सकता हूं, ऐसे भी हो सकता है x इज दैट a इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल्स टू b। बताओ, ये भी तो हो सकता है कि x जो है a से तो बड़ा लेकिन b से छोटा और बराबर है। अब की बार यहाँ लग गया
तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए पे तो स्मॉल ब्रैकेट और बी पे बिग ब्रैकेट। समझ गए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। बताओ समझ गए, ठीक है, इसे नोट कर लो। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, क्लियर, ये क्या है ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक। ऑपरेशन ऑफ सेट क्या है, ठीक। अब इसमें ऑपरेशन कौन सा, सबसे पहला है यूनियन, सबसे पहले क्या है, यूनियन, क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक, यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या है यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, देखो ध्यान से, टू सेट्स हैं ए एंड बी, दो सेट हैं ए एंड बी, देन the set A and B is said to be union if the elements are either in A or in B or both in A and B, क्लियर। दो सेट A एंड B यूनियन जब होंगे जब एलिमेंट्स जो होंगे या तो A में होगा या B में होगा या दोनों में भी हो सकता है, क्लियर, A में या B में या फिर दोनों में, है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, A है आपका 1 2 3 4, B है आपका 5 6 7 8। तो अगर यूनियन करना है इनका तो कैसे करोगे, A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया आपका यूनियन, क्लियर। A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब ऐसे भी एक एग्जांपल एक और दे देता हूँ, A इज इक्वल टू, अगर मान लो ये है 1 2 3 4, B है आपका 4 5 6 7, तो A यूनियन B क्या होगा 1 2 3 4। अब देखो ये वाला 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखते, ध्यान रखना है। अब 4 दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 6 7, ये आपका क्या हो गया यूनियन, क्लियर हो गई बात। यूनियन क्या होता है। अब आता है आपका इंटरसेक्शन, क्या आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक। टू सेट्स हैं, कौन कौन से, ए एंड बी, देन द सेट ए एंड बी is said to be intersection if the elements are common, ध्यान रखना, common in A and B, जो A और B में कॉमन एलिमेंट होगा। अब जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, A बराबर है आपका 1 2 3 4, ठीक है, और B है आपका 4 ऐसे ले 3 4 5 6, क्लियर। तो A इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है दोनों में, 3 इसमें भी 3 इसमें भी 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो 3,
4। ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन। समझ गए? यूनियन में क्या होता था कि ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स, है ना, चाहे ए में हो या बी में हो, किसी में भी हो या दोनों में हो, वो सब यूनियन में आते थे। और इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो ए और बी दोनों में कॉमन होंगे वही क्या होंगे? इंटरसेक्शन। ठीक, अब और आता है एक और, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक, इसमें क्या है? दो सेट ले लेते हैं इसमें भी, ए एंड बी। क्लियर? डिफरेंस का मतलब माइनस। एक हो गया आपका ए माइनस बी और एक होगा बी माइनस ए। पहले ए माइनस बी कर लेते हैं, ए माइनस बी। ठीक, इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट, एक्स कोई एक वेरिएबल होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए में तो होगा, जो हमारा इसका आंसर आएगा वो ए में तो होगा, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, लेकिन b में नहीं होगा। क्लियर? a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। एग्जाम्पल दे दें, 1 a है कोई सेट, इसमें 1 3 5 7 है। b सब सेट, b है सेट, इसमें 1 3 और 5 है। हमने पूछ लिया कि a माइनस बी निकाल लो, है ना, तो कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। देखो ये 1 है, इसमें भी 1 है, काट दो, कट गया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, काट दो, क्योंकि बी में नहीं होना चाहिए ना वो। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, काट दो। अब देखो 7 बी में है, नहीं है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया? 7। मैंने कहा था कि ऐसा सेट ऐसा होना चाहिए कि ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। अब देखो 1 है, वो बी में भी तो है, इसलिए नहीं लिखेंगे। 3 बी में भी है, नहीं लिखेंगे। 5 बी में भी है, नहीं लिखेंगे। 7 बी में नहीं है, तो इसका मतलब 7 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब इसी तरीके से बी माइनस ए देखो, एक्स सच दैट, एक्स बिलोंग्स टू तो बी करेगा, मतलब बी, एक्स जो है बी को तो बिलोंग्स होगा, है ना, बी में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा। क्लियर? तो सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूं, a इज इक्वल्स टू 3 6 9 12। b हमने दे दिया आपका 1 2 3 4 5 6। क्लियर? और हमने पूछ लिया कि भाई b माइनस ए निकालो, तो क्या बताया था मैंने अभी b माइनस ए में कि b में तो हो लेकिन a में नहीं हो। अब देखो 1 है, 1 है, a में है, नहीं है ना, सिंपल। 1 2 नहीं है a में, ये भी आएगा। 3 a में है, ये कट गया ना। 4 a में है, नहीं है। 5 a में है, नहीं है। 6 a में हैगा, तो ये कट गया। क्लियर हो गया? बस और कुछ नहीं देखेंगे, हम बी वाला ही देखेंगे एलिमेंट्स, तो बी माइनस ए हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ए माइनस बी में क्या होता है कि ए में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा, और बी माइनस ए में क्या होता है? बी में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा। क्लियर हो गई? अब आगे आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर? अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है आपका, सिंपल सा है, कोई एक सेट यूनिवर्सल सेट है। इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट, लिखवा देता हूं पहले ये, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। क्लियर? देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या लिखते हैं हम? ए डैश जो होगा वो क्या होगा? u माइनस
ए, u माइनस ए का मतलब समझ गए, x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गई बात। ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को हम क्या करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा ए डैश। तो ए डैश क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कहते हैं, ए डैश। ठीक, एग्जाम्पल दे दें, देखो मान लो यू है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ए है आपका 2 4 6 एंड 8। तो ए डैश क्या होगा आपका u माइनस ए, और u माइनस ए का मतलब क्या है, u में तो हो लेकिन a में नहीं हो। तो देखो 1 a में नहीं है, क्लियर, 2 a में है, गलत, 3 a में नहीं है, 4 a में है, कट, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 सॉरी यहाँ पे है। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, क्लियर है। तो सब सेट हो गए सारे, यूनिवर्सल सेट भी हो गया, कॉम्प्लीमेंट सेट भी हो गया। ठीक है, सारे सेट हो गए। ठीक, इसे नोट कर लो, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसे नोट कर लेना। ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है, यू के। ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर होता है, फाई के। यू डैश किसके बराबर होता है, फाई के। फाई डैश किसके बराबर होगा, यू के। और ए डैश का भी डैश किसके बराबर आ जाएगा, ए के। क्लियर। अब आता है एक इम्पोर्टेंट लॉस, ए यूनियन ए बराबर ए, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। आइडेंटिटी लॉस, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। क्लियर। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का साइन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर। एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डी मॉर्गन्स लॉज, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। क्लियर है। अभी एक और चीज़ है, फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ एक का, इसे नोट कर लेना। ठीक है, अभी रुको, ठीक है, इसे नोट कर लेना। एक और चीज़ फॉर्मूला और कर लो, फिर ये हो जाएगा। ठीक, देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला और होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक ये फॉर्मूला, और एक और फॉर्मूला है, लिख याद कर लो, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूले हैं दोनों, इसे भी नोट कर लेना। ठीक है, इसके ऊपर सॉल्व प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी एक्सरसाइज में, वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी एक और चीज़ रह गई है, वेन डायग्राम। क्या रह गया है, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या है वो भी देख लो, वेन डायग्राम भी देख लो एक साथ। अभी देखो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल के अंदर सर्किल होता है। ठीक है, देखो एक जैसे ये है ए यूनियन बी, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, रेक्टेंगल। ये तो हो गया यूनिवर्सल रेक्टेंगल। ठीक है, इसके अंदर जो सर्किल होते हैं वो सेट होते हैं। ठीक है, एक सेट ये आ गया,
एक सेट आपका ये आ गया बी, ये ए ये बी, ठीक। अब यूनियन में मैंने क्या बताया था, ए में भी या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, ऐसे भी बन सकता है। देखो ये इसका वेन डायग्राम दो है, यू ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ए और बी दोनों में कॉमन भी हो सकते हैं ना, दोनों में हो सकते हैं। तो इसे ऐसे करके शेड कर देते हैं, ठीक है, इसे शेड कर देते हैं ऐसे, ये बन गया आपका ए यूनियन बी, ठीक। ये ए है ये बी। अब आता है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन। तो वो तो ये तो ऐसे बनेगा। तो कॉमन वाला केवल कॉमन वाला लेते हैं, इसमें केवल कॉमन वाला लेते हैं। ये ए है ये बी है, तो इसमें कॉमन वाला जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। एक और भी हो सकता है ऐसा, यू ऐसे ये, ठीक। मान लो ये ए है ये बी है, ऐसे भी तो हो सकता है कि ए के सारे बी के सारे एलिमेंट ए में हो, ठीक है। नोट कर लो इसको, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक। अब एक और चीज है माइनस वाला, ठीक है। वेन डायग्राम ये बनते हैं, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। एक है आपका ए माइनस बी, क्या है, ए माइनस बी, ठीक। अब ए माइनस बी में कैसे बनेगा, ए माइनस बी में ये आपका u, ये आपका a और b कौन सा, ये आ गया, ये a ये b। और मैंने बताया था a माइनस बी में क्या होता है, a में तो होता है लेकिन b में नहीं होता, तो इसका मतलब ये खाली खाली है, ठीक। और अगर b माइनस a होता तो ये u ये a ये b, तो b माइनस a तो होता, b में तो होता है लेकिन a में नहीं होगा, यही तो होगा। एक और चीज़ है, एक है आपका a डैश, क्या है, a डैश। a डैश कैसे बनता है आपका, u माइनस a, इसका मतलब यही तो है। तो ये आ गया आपका u, ये आपका आ गया a, तो u माइनस a का मतलब क्या है, u में है लेकिन a में नहीं है, तो a वाला कैंसिल कर दो, बाकी सब है u वाला, ये ठीक है, ये सब है। ये आपका चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसे सही से समझ लेना, इसके ऊपर ही सारी एक्सरसाइज होंगी, ठीक है, क्लियर है, ओके।